हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। जैसे भी आप ये लेक्चर देखेंगे तो बेटा आज हमारा है दूसरा लेक्चर, दैट इज आरटीबी नवंबर 2020 का सेकंड पार्ट, जो कि है जीएसटी के ऑब्जेक्टिव से रिलेटेड। तो बेटा गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स के अंदर जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए हैं, जहां तक मैंने देखा है सारे क्वेश्चंस के अंदर, ये काफ़ी इजी है इनकम टैक्स के मुकाबले और बहुत ज़्यादा सीधे क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए हैं। तो ऑब्जेक्टिव इसके इतने ज़्यादा दमदार नहीं लगे मुझे एज पर, जितने कि इनकम टैक्स के कुछ क्वेश्चन फिर भी अच्छे थे। खैर जो भी है, तो हम ये क्वेश्चन को सॉल्व करना चालू करते हैं और स्टार्ट करते हैं पहले ऑब्जेक्टिव के साथ हमारा ये लेक्चर। तो समय ना बर्बाद करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव जो दिया है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स के अंदर, वो है PTL प्राइवेट लिमिटेड इज ए रिटेल स्टोर ऑफ मर्चेंडाइज लोकेटेड इन 25 स्टेट और यूनियन टेरिटरी इन द कंट्री। ठीक है, तो मेरी रिटेल स्टोर है, 25 राज्यों में मैं ऑपरेट कर रहा हूँ। इसका मतलब है मेरे पास 25 रजिस्ट्रेशन है। ये तो आपको अच्छी तरह से पता ही है अच्छी कि अलग अलग राज्यों में अलग अलग मेरे को रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है। फॉर द पर्पज ऑफ क्लियरेंस ऑफ स्टॉक ऑफ मर्चेंडाइज एंड टू अट्रैक्ट कस्टमर, PTL प्राइवेट लिमिटेड लॉन्च स्कीम ऑफ बाय वन गेट वन फ्री फॉर द सेम टाइप ऑफ मर्चेंडाइज। फॉर इंस्टेंस वन शर्ट टू बी गिवन फ्री विद द परचेज ऑफ वन शर्ट। ठीक है, तो गिराकी बढ़ाने के लिए मैंने ऑफर चालू कर रखा है बाय वन गेट वन फ्री। तो जैसे आप एक शर्ट लोगे तो मैं एक शर्ट फ्री दूंगा। आपको याद होगा बाय वन गेट वन से रिलेटेड एक CBIC का सर्कुलर मैंने आपको पढ़ा रखा है, जिसमें कहा गया था कि अगर मैं बाय वन गेट वन किसी को देता हूं तो जो दूसरा वाला प्रोडक्ट है वो फ्री में नहीं गया है, उसकी प्राइस उसी मेन प्रोडक्ट के अंदर ऐड है। मतलब कि उस प्रकार यानी कि मान लीजिए एक शर्ट 500 रुपए में दी और उसके साथ एक शर्ट फ्री है, तो माना जाएगा कि दोनों शर्टें 500 रुपए में बेची गई है। ये को एक CBIC सर्कुलर मैंने पढ़ाया था ड्यूरिंग द लेक्चर्स। फॉर सेविंग कॉस्ट PTL प्राइवेट लिमिटेड डायरेक्टली परचेज मर्चेंडाइज फ्रॉम द मैन्युफैक्चर। ठीक है, मैं सीधे मैन्युफैक्चर से चीज़ें खरीदता हूँ। इन द मंथ ऑफ मई महीने में एम्प्लॉय कॉस्ट को बचाने के लिए मैंने एक टेम्पो खरीदा। टेम्पो ट्रेवलर है, 12 लाख रुपए का, सिटिंग कैपेसिटी 25% की है, खरीदा है। तो GST ITC की बात होगी। गाड़ी खरीदी है, वैसे गाड़ी इनएलिजिबल होती है, पर 25 सीटिंग कैपेसिटी वाली गाड़ी बेटा एलिजिबल है, तो कोई दिक्कत नहीं है। फर्दर फॉर इंश्योरिंग द वेलबींग ऑफ एम्प्लॉई, PTL प्राइवेट लिमिटेड वॉलंटरीली ऑब्टेन द हेल्थ इंश्योरेंस। नहीं मिलेगा क्रेडिट बेटा, मैंने हेल्थ इंश्योरेंस करवाया अपने एम्प्लॉई का, वॉलंटरीली करवाया है, नॉट एज पर स्टैच्यूटरी गाइड एप्लीकेशन करवाया है। तो हेल्थ इंश्योरेंस एक ब्लॉक क्रेडिट का आइटम है, इसलिए मेरे को इस इंश्योरेंस का कोई क्रेडिट मिलने वाला नहीं है। ये ITC से रिलेटेड पैराग्राफ लग रहा है मेरे को, खरीदी गई चीज़ों की जानकारी है। इन द मंथ ऑफ जुलाई महीने की बात आ गई। अच्छा ठीक है, ये मई महीने की बात थी। ठीक है, जुलाई महीने में राघव नाम का एक कस्टमर है, इसने एक केस फाइल कर दिया 1 लाख रुपए का मेरे अगेंस्ट, क्योंकि मैंने टाइम पे उसको गुड सप्लाई नहीं करे। PTL प्राइवेट लिमिटेड इंगेज मिस्टर राम एन एडवोकेट टू रिप्रेजेंटेड इन कोर्ट। तो मैंने एक एडवोकेट अपॉइंट करा, इंडिविजुअल एडवोकेट की सेवा खरीदी है। मैं बिजनेस एंटिटी हूँ, याद आ गया, रिवर्स चार्ज लगने वाला है। तो इस एडवोकेट की सेवा का जो GST बनेगा वो रिवर्स चार्ज में देना पड़ेगा। 5 जुलाई को उन्होंने मेरे को इनवॉइस इशू करा। ठीक है, मैंने पेमेंट फरवरी तक नहीं किया है। ठीक बात है, नोट है, सारे के सारे अमाउंट टैक्स के अलावा के दिए हुए हैं और रेट मेरे को लगानी है CGST 9 SGST 9। हाउएवर टेम्पो की जो रेट है वो 14 लगानी। ठीक है, 14 है और सारे के सारे ट्रांजेक्शन इंट्रा ही है, तो IGST का तो लफड़ा ही नहीं है। चलो तो पहले क्वेश्चन में आते हैं। विद रिस्पेक्ट टू बाय वन गेट वन ऑफर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। कौन सा सही है? मेरे को पता है यार, मैं पढ़ने की जरूरत क्या है। बाय वन गेट वन फ्री में माना जाएगा, दोनों को सप्लाई करा है। तो मैं सीधे मुद्दे की बात में आता हूं ना यार, क्या है ये रिया? हाँ ये रिया, दीज आर टू इंडिविजुअल सप्लाई वेर ए सिंगल प्राइस इज चार्ज फॉर द एंटायर सप्लाई। तो एक प्रकार की, तो इसकी टैक्सेबिलिटी डिपेंड करेगी कि ये मिक्स सप्लाई की कंपोजिट सप्लाई है, बराबर है। तो माना जाएगा मैंने एक शर्ट 500 में नहीं बेची है, दोनों शर्ट 500 बेची, मैंने अभी बोल दिया था आपको। तो इसीलिए इसको 500 रुपए की सप्लाई बोलेंगे, पर क्योंकि दो प्रोडक्ट को एक साथ बेचा है तो कौन सी रेट लगाऊंगा? ऑब्वियसली फिर मैं, बेटा नेचर तो सेम ही है, शी बोल रहे शर्ट देंगे तो शर्ट ही की देनी है, तो शर्ट की रेट तो सेम ही होगी, तो कोई दिक्कत इसके अंदर आएगी नहीं। तो इसका तो आंसर डी पॉइंट है। एक बार मैं चेक करना चाहूंगा इसको। कहाँ है रे? आंसर डी है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर। ये तो बच्चों का क्वेश्चन आ गया पहले पहला।
एलिजिबल इनपुट टैक्स क्रेडिट इन द मंथ ऑफ मई। अच्छा मैंने दो चीजें खरीदी थी तो आ गया मेरे को आंसर। अभी मैंने बोल दिया था कि आईटीसी मेरे को मिलेगा केवल टेम्पो वाला, तो टेम्पो वाला आईटीसी मिलेगा, इसका मतलब हो गया टेम्पो की वैल्यू का देना है ना, तो 12 लाख पे 14% सीजीएसटी का और 14% एसजीएसटी का, ये क्रेडिट मेरे सामने आने वाला है। तो 12 लाख का 14% अगर मैं कर लूं, कैलकुलेटर दिख नहीं रहा है मेरे को, ये रहा, 1,68,000, ठीक है। तो 1,68 का क्रेडिट मेरे को मिलेगा सीजीएसटी का और 1,68 का क्रेडिट मिलेगा मेरे को एसजीएसटी का। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तो जवाब मेरा हो गया है, हाँ ठीक है, टेम्पो पे तो मिल जाएगा 1,68 और हेल्थ इंश्योरेंस में निल है, बराबर है। तो सेकंड आंसर है, हेल्थ इंश्योरेंस ब्लॉक क्रेडिट है, नहीं मिलेगा, और टेम्पो का 1,68 मिल जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू इन रेस्पेक्ट ऑफ सर्विस ऑफ एडवोकेट अवेल्ड बाय द कंपनी। एडवोकेट की सर्विस रिवर्स चार्ज लगेगा, पढ़ता हूं मैं। सीजीएसटी 2250, एसजीएसटी 2250। 2250 कैसे आ रहे साहब, 25,000 लिए क्या उसने, कितने लिए उसने, 25,000, 25,000 रुपये 9% है ना। तो 25,000 का 9% तो 2250 सीजीएसटी और 2250 एसजीएसटी देना, ठीक है, ये तो बात ठीक है। अब क्या है इसके अंदर, सीजीएसटी 2250, एसजीएसटी 2250 ऑन एडवोकेट सर्विस आर पेबल बाय पीटीएल प्राइवेट लिमिटेड, यहां तक तो ठीक है, पीटीएल को देना है, रिसिपेंट को देना है। आईटीसी अवेल्ड देयर ऑन इज टू बी एडेड टू आउटपुट टैक्स लायबिलिटी है। आईटीसी जो मिलेगा वो आउटपुट टैक्स लायबिलिटी में क्यों ऐड होगा, विद इंटरेस्ट एज कंसिडरेशन। अच्छा यहाँ पे वो वाला लफड़ा लगा रहे हैं। मैंने क्या करा कि आपको याद है 180 दिन वाला कानून है कि अगर मैं रिसिपिएंट को टैक्स इनवॉइस इशू होने के 180 दिन में पेमेंट नहीं करता तो मेरे को जितना क्रेडिट मिलता है, क्योंकि देखो ये रिवर्स चार्ज वाला ही आईटीसी बनने वाला था, यानी कि ये जीएसटी जो होगा मेरे को देना तो है पर अल्टीमेटली मेरा आई है। आपको पता है रिवर्स चार्ज में जो जीएसटी मेरे को चुकाना पड़ेगा मेरा आई है। तो अब टेक्निकली देखा जाए तो क्रेडिट तो मेरे को मिल जाएगा, क्रेडिट तो मेरे को मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। पर 180 दिन में अगर पेमेंट नहीं करते तो आपको पता है वो जितना क्रेडिट लेते हैं वो आउटपुट टैक्स लायबिलिटी में अलॉन्ग विद द इंटरेस्ट जोड़ना पड़ता है। पर बेटा याद करो, मैंने आपको बोला था कि 180 डेज वाला कानून मेरे को नहीं लगाना अगर सप्लाई विदाउट कंसिडरेशन वाली हो तो, यानी कि जो शेड्यूल 1 वाली सप्लाई अगर हो तो, और दूसरा केस ऐसा होता है जब रिवर्स चार्ज वाला केसेस हो तो फिर ये नहीं लगाता है। तो अल्टीमेटली क्या हुआ कि यहाँ पे जो रिसिपेंट जिसको मैंने 180 डेज में पेमेंट नहीं दिया, क्या वो मेरे को फॉरवर्ड चार्ज की सप्लाई कर रहा था, नहीं, रिवर्स चार्ज की कर रहा था। तो भले मैंने उसको 180 दिन में पेमेंट नहीं करा, वो 180 दिन वाला कानून यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होगा। तो ये सरासर गलत है। सीजीएसटी 2250, एसजीएसटी 2250 पेबल बाय मिस्टर राम, ये तो वैसे ही गलत है, राम तो देगा ही नहीं वैसे भी। सीजीएसटी 2250, एसजीएसटी 2250 पेबल बाय पीटीएल, ये तो सही है। कंडीशन ऑफ पेमेंट अलोंग विद टैक्स विद इन डेट ऑफ इशू डज नॉट अप्लाई इन द गिवन केस, हाँ ये वाला सही है, सी आंसर सही लग रहा है इसका। 2250 का जीएसटी मेरे को देना और 180 दिन वाली कंडीशन यहाँ पे लागू नहीं होने वाली है, तो इसका आंसर है सी। ये तो बेटा सीधे है, कैलकुलेशन कुछ भी नहीं थी फर्स्ट में, तो डायरेक्टली आपको क्वेश्चन आ जाएगा। कानून याद होंगे तो बहुत ईजी है, अदरवाइज तो फिर हर क्वेश्चन ही टफ है। चलिए तो सेकंड ऑब्जेक्टिव चालू करते हैं। मिस्टर कुमार स्टार्टेड इंटीरियर डिजाइनिंग प्रैक्टिस इन द मंथ ऑफ जनवरी। जनवरी महीने में मैंने प्रैक्टिस चालू करी अपनी। हिज टर्नओवर अप टू मंथ ऑफ मार्च वाज 12.5 लाख, मार्च तक 12.5 लाख तक पहुंचा। ऑन 30 जून इज टर्नओवर एक्सीड 20 लाख, तो 30 लाख मेरा टर्नओवर 20 लाख से ऊपर हो गया। अब अगर मेरा टर्नओवर 20 लाख से ऊपर हो जाता है तो मेरे को रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है, ठीक है, तो अप्लाई कर दिया मैंने रजिस्ट्रेशन के लिए। कुमार अप्लाइड फॉर रजिस्ट्रेशन एज ऑन 15 जुलाई और ग्रांट हो गया 25 जुलाई को, ठीक है। तो देखो अच्छी तरह से, लाइबल हुआ था मैं बेटा 30 जून को, उसके 30 दिन के अंदर मैंने अप्लाई कर दिया क्या, हाँ बिल्कुल कर दिया है, और मेरे को ग्रांट हो गया। तो एक क्वेश्चन तो यहाँ पे बन सकता है कि अगर मेरे से इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन पूछेंगे तो आंसर 30 जून आता है। याद है आपको रूल 10, अगर मैं लाइबल होने के 30 डेज में अप्लाई कर देता हूं तो इफेक्टिव डेट होगी लाइबल होने का दिन, दैट इज 30 जून। यहाँ पे मेरा आंसर आने वाला है अगर हुआ ये क्वेश्चन। तो मैं पहले अपना मेंटली तैयार होकर रह रहा हूं कि इस डेटा से क्या क्वेश्चन बन सकता है, इस पैराग्राफ से ये क्वेश्चन ही बन सकता है कि इफेक्टिव डेट क्या हो सकती है, तो दिमाग में मैंने सेट कर लिया। ऑन 16 जुलाई ही एंटर्ड इनटू कॉन्ट्रैक्ट फॉर डिजाइनिंग द फ्लैट ऑफ मिस्टर श्याम। तो एक ग्राहक का मैंने फ्लैट डिजाइनिंग का कॉन्ट्रैक्ट लिया, ठीक है, मैं डिजाइनिंग का ही काम करता हूं ना। सर्विस वाज कंप्लीटेड ऑन 22 जुलाई, 22 जुलाई को काम खत्म हो गया। इशू कर दिया इनवॉइस सेम डे को, ठीक है, 6 लाख का था। 5 जुलाई को कुमार ने परचेज करा, यानी कि मैंने परचेज करा कैपिटल गुड 4.5 लाख रुपए का। एंड फ्रॉम 25 जुलाई टू 31 जुलाई ही अवेल्ड सर्विस अमाउंटिंग टू 1,75,000। तो दो चीजें मैंने खरीदी, मतलब कि जुलाई महीने में मैंने 6 लाख का तो आउटपुट सप्लाई करा और उसके अलावा मैंने 4.5 लाख का कैपिटल गुड खरीदा और 1,75,000 की इनपुट सर्विसेज खरीदी, ठीक है, जुलाई महीने में।
ऑन 1 अगस्त मिस्टर कुमार गॉट अनदर कॉन्ट्रैक्ट फॉर डिजाइनिंग ऑफ मिस्टर राम। एक और ग्राहक पटा लिया मैंने, मिस्टर राम का डिजाइनिंग का काम अगस्त में मिल गया। 2 अगस्त को उससे एक्सेप्ट कर लिया कॉन्ट्रैक्ट, 6 अगस्त को काम ही कंप्लीट कर दिया, इनवॉइस 7 अगस्त को इशू कर दिया, पेमेंट 29 अगस्त को मिल गया। बढ़िया बात है। ऑल वैल्यूज आर एक्सक्लूडिंग टैक्सेस अनलेस स्पेसिफिकली मेंशन्ड। कुमार ने केवल इंट्रा स्टेट सप्लाई ही करी है, ऑल परचेजेस भी इंट्रा ही है, तो CGST SGST ही है, बाकी और कुछ नहीं है। तो क्वेश्चन का जवाब देना है। ये लो, पहला क्वेश्चन तो मेरे साथ ही था, ये रहा जवाब। इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन फॉर मिस्टर कुमार इज 30 जून। ये तो क्वेश्चन पहले ही डिस्कस कर लिया अपन ने, पहले ही दिमाग में सेट कर लगा था कि इसका आंसर ये होगा। सेकंड क्वेश्चन में आते हैं। मिस्टर श्याम कैन इशू रिवाइज टैक्स इनवॉइस। याद आया मेरे को कि रिवाइज टैक्स इनवॉइस क्या कहता है कि इफेक्टिव डेट से लेकर डेट ऑफ ग्रांट ऑफ रजिस्ट्रेशन के बीच में जो सप्लाईज मैंने करी होगी, इफेक्टिव डेट से लेकर डेट ऑफ ग्रांट ऑफ रजिस्ट्रेशन के बीच में, यानी कि यहां पे अगर मैं देखूं तो इफेक्टिव डेट है मेरा 30 जून और मेरे को रजिस्ट्रेशन ग्रांट हुआ था 25 जुलाई। ठीक बात है। तो इस दौरान जो बेटा मैंने सप्लाई की होगी उसी का टैक्स इनवॉइस रिवाइज करते हैं। याद है आपको, कानून याद होगा। तो वो रिवाइज टैक्स इनवॉइस कब तक इशू कर सकते हैं? इसके बाद के 1 महीने तक, है ना, विद इन 1 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ ग्रांट ऑफ रजिस्ट्रेशन, यही है कानून। तो 25 जुलाई से अगर मैं आगे बढ़ता हूं 1 महीना, तो 25 अगस्त तक मैं कर सकता हूं। इसका आंसर मेरे सामने आ चुका है, 25 अगस्त तक मैं रिवाइज टैक्स इनवॉइस इशू कर सकता हूं। आगे बढ़ता हूं। एलिजिबल ITC इन द मंथ ऑफ जुलाई। जुलाई महीने में मैंने खरीदा था क्या? बिल्कुल, मैंने 2 चीजें खरीदी। एक तो कैपिटल गुड खरीदा था 4.5 लाख का, और सर्विस खरीदी थी। क्या कैपिटल गुड का नाम दिया? नहीं। क्या कैपिटल गुड का क्रेडिट मिलता है? हाँ, तो बिल्कुल ले लूंगा। ब्लॉक क्रेडिट का तो कोई आइटम दिख नहीं रहा, और एक 75 का भी ले लूंगा, तो कुछ भी नहीं करना है इसके अंदर। तो क्या करने वाला हूं? कैपिटल गुड का क्रेडिट कितना हो जाएगा? 1,75,000, सॉरी 4,50,000 का कैपिटल गुड है ना, तो इसके ऊपर 9% कितना हो गया? 40,500। 40,500 ये तो कैपिटल गुड का क्रेडिट हो गया। और इनपुट सर्विस मैंने खरीदी है 1,75,000 की, जिसके ऊपर भी 9% क्रेडिट ले लूंगा मैं। दैट इज हो जाएगा 15,750। 15,750। तो टोटल क्रेडिट जो मुझे मिलने वाला है CGST का मिलेगा 40,500 प्लस 15,750। कितना हो गया? 40,500 प्लस 15,750। ये तो मेरे को लग रहा है कि सी आंसर लग रहा है। 56,250 CGST का मिल जाएगा और 56,250 HDFC का मिल जाएगा। क्या है, तो बहुत ही बच्चों से क्वेश्चन है बेटा, मैं यूं ही टाइम पास करवा रहा हूं, मेरे को ऐसा लग रहा है। टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस प्रोवाइडेड बाय मिस्टर कुमार टू मिस्टर राम। अच्छा, राम को मैंने सेवा दी थी ना अगस्त में। क्या याद है कानून में मेरे को? सर्विसेज का टाइम ऑफ सप्लाई आता है, फॉरवर्ड चार्ज वाली सर्विस का टाइम ऑफ सप्लाई आता है। पहला ऑप्शन है, अगर मैंने टाइम पे बिल इशू करा तो डेट ऑफ इनवॉइस, डेट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। टाइम पे बिल इशू नहीं करा तो डेट ऑफ प्रोविजन और डेट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। कानून याद होना चाहिए। अभी मैं देखता हूं मैंने टाइम पे बिल इशू करा क्या। देखते हैं, मेरी सर्विस कंप्लीट हुई थी बेटा 6 अगस्त को, उसके 30 दिन के अंदर बिल इशू कर दिया। हाँ बिल्कुल कर दिया मैंने, 7 अगस्त को करा है, तो टाइम पे बिल इशू हो गया। तो इसका मतलब टाइम ऑफ सप्लाई होगा, एक तो डेट ऑफ इनवॉइस दैट इज 7 अगस्त, और एक होगा डेट ऑफ पेमेंट दैट इज 29 अगस्त, विच एवर इज अर्लियर। 7 अगस्त आंसर है चौथे वाले का, तो 7 अगस्त हो गया टाइम ऑफ सप्लाई। तो 7 अगस्त के दिन टाइम ऑफ सप्लाई आएगा राम को दी गई सेवाओं का। चलिए जी, 5वां, इफ इंस्टेड ऑफ ऑप्टिंग फॉर रेगुलर स्कीम, अगर मैं रेगुलर स्कीम में नहीं जाता और मैं सेक्शन 10(2)(a) की स्कीम में जाता। अब बेटा मैं आपको अभी ऑलरेडी बताया था कि जो फाइनेंस एक्ट 19 के थ्रू अमेंडमेंट हुआ है, उसके तहत जो नोटिफिकेशन 2/2019 है, दैट इज वो सर्विसेज वालों की कंसेशनल स्कीम 6% वाली, उसका नाम बदल दिया। अब नोटिफिकेशन को हटा दिया गया है और उस कानून को अब सेक्शन में डाल दिया गया है, और उसका सेक्शन है 10(2)(a). तो कानून वही का वही है, कानून में कोई टेंशन नहीं है। बस मेरे को ये अमेंडमेंट ध्यान रखना पड़ेगा कि अब नोटिफिकेशन 2/2019 नहीं है सर्विस वालों का, अब मेरा है 10(2)(a). ठीक है। तो अगर मैं रेगुलर स्कीम की जगह कंपोजिशन में आता तो जुलाई महीने में कितना टैक्स देना पड़ता? अब याद करो, अगर मैं रेगुलर की जगह कंपोजिशन में आता तो बेटा मेरे को 6% देना पड़ता अपने टर्नओवर का, यानी कि जो वैल्यू ऑफ सप्लाईज यानी सर्विस होती। तो जुलाई महीने में मैं कितने की सेवा दी थी? जुलाई महीना मतलब ये वाला महीना 6 लाख की देता, जो दी मैंने शाम को 6 लाख की सेवा पे मेरे को कुछ नहीं करना था, मेरे को 6 लाख पे 6% देना था, दैट इज 36,000। तो ये मेरे को जीना पड़ता अगर मैं कंपोजिशन में आता। 36 का ब्रेकअप क्या होता? 18 CGST और 18 SGST। तो मेरा आंसर है ये वाला। अगर मैं रेगुलर की जगह कंपोजिशन में आता तो मेरे को 6% 6 लाख का देना पड़ता केवल, और वो होता CGST 18 और SGST भी 18। दैट इज आंसर हो जाएगा मेरे सामने C। ठीक है, इजी है।
तो ध्यान रखना, अमेंडमेंट भी अगर आपको याद नहीं हो तो क्या ध्यान रखना है कि नोटिफिकेशन 2/2019 की जगह अब उसको 10/2 बोलेंगे। चलो जी आगे चलते हैं। थर्ड ऑब्जेक्टिव, बहुत इजी ऑब्जेक्टिव दे रखे हैं अभी तक, तो आगे देखते हैं अभी क्या है। ड्यूरिंग द मंथ ऑफ मई महीने में खड़ा हूं मैं, जेड लिमिटेड सोल्ड गुड्स टू वाई लिमिटेड फॉर 2,55,000, 2,55,000 में मैंने गुड्स बेचा एंड चार्ज जीएसटी एट द रेट ऑफ 18%, 18% जीएसटी चार्ज करा। हाउएवर ओइंग टू सम डिफेक्ट इन द गुड्स, खराबी थी, वाई ने रिटर्न कर दिया, डेबिट नोट इशू कर दिया, मैंने क्रेडिट नोट इशू कर दिया। हाँ ठीक है, हाँ ठीक है, सामने वाले ने ज़्यादा पैसे दे दिए तो डेबिट नोट में क्रेडिट नोट इशू कर दूंगा और प्लस जीएसटी वाला कर दूंगा, तो मेरे को उसके पैसे काटने ना, सेल्स रिटर्न हो गया। हाँ सेल्स रिटर्न हो गया तो मैं क्रेडिट नोट इशू कर दिया। जीएसटी लायबिलिटी कितनी होगी? सीधा है बेटा, मैंने कितना करा था मई महीने में? 255 का सेल करा था। अब मेरे को साफ दिख रहा है कि 2,55,000 में से 40,000 का रिटर्न हो जाएगा, तो वो तो आउटपुट टैक्स से कम हो जाएगा क्रेडिट नोट वाली वैल्यू से। तो फाइनली मेरे को अब 2,15,000 पे तो जीएसटी देना है, तो 2,15,000 का 18% मेरी लायबिलिटी आएगी, दैट इज ₹38,700। ये आंसर थर्ड वाले का 38,700 रुपए। ऐसे क्वेश्चन तो पहले भी कर सकते हैं अपन, अगर ऐसे क्वेश्चन डायरेक्टली आते हैं तो। अब बच्चे क्या गड़बड़ कर सकते हैं, 2,55,000 पे 18 निकालेंगे तो वो ऑप्शन भी होगा ही होगा। मेरे ख्याल से 255 में सीधे 18 निकालें तो कितना आएगा? 45,900। हाँ ऑप्शन है। खैर आंसर 45,900 नहीं होना चाहिए, एक बार मैं और कंफर्म कर लूँ एक बार। थर्ड का आंसर है बी, सही है फिर तो। 38,700 ठीक है। तो फोर्थ में आता हूं, सीएन कंपनी रजिस्टर्ड सप्लायर इन दिल्ली, तो दिल्ली का व्यापारी हूं, कंपोजिशन में गया हूं 10 वाली, यानी कि गुड्स वाला कंपोजिशन। सप्लायर हूं ना, तो सप्लायर हो तो 1% दूंगा टैक्सेबल सप्लाई पे, ये ना आधा सीजीएसटी और आधा एसजीएसटी। कानून याद होने चाहिए आपको अच्छी तरह से, नहीं है यार तो फिर दिक्कत ही आपके साथ। इट सोल्ड गुड्स इन द फोर्थ क्वार्टर ऑफ फाइनेंशियल ईयर फॉर 15 लाख, तो 15 लाख का मैंने गुड्स बेचा है फोर्थ क्वार्टर में। वैसे भी क्वार्टरली ही मेरे को जीएसटी पे करना है कंपोजिशन के नाते। द एप्लीकेबल जीएसटी रेट ऑन दिस गुड्स इज 12%। फर्जी है, इससे क्या कहा मेरे को? 12% की रेट लगती है, लगने दो, भाड़ में जाए। सीएन कंपनी परचेज गुड्स फ्रॉम रमेशन कंपनी, मैंने खरीदा है कुछ गुड्स 955 का रमेशन कंपनी से, जिसने सीजीएसटी एसजीएसटी लिया है मेरे से, तो इनपुट टाइप कुछ है, इनपुट टाइप है कुछ ये। ठीक है बेटा, मैं आगे क्यों पढ़ रहा हूं इतनी माथाबोड़ी? क्रेडिट भी नहीं मिलता मेरे को, कंपोजिशन वाले को क्रेडिट मिलता, तो खरीदी गया आइटम भी फर्जी है मेरे लिए, तो क्या फर्क पड़ रहा है कहां से किससे खरीदा? मैं कंपोजिशन में हूं, क्रेडिट मिलता ही नहीं है, बात खत्म। जीएसटी लायबिलिटी कितनी मेरी फोर्थ क्वार्टर की? बकवास है, इतना लंबा दे रखा है, कुछ नहीं है जीएसटी लायबिलिटी मेरी। मेरा 15 लाख है ना टर्नओवर इस क्वार्टर का, 15 लाख पे 1% देना है। 15 लाख का 1% होता है 15,000, तो अगर मैं ब्रेकअप करूं तो सीजीएसटी 7,500, एसजीएसटी 7,500। क्या है ये फर्जी क्वेश्चन दे रखा है, फर्जी सा। बच्चों के लिए बहुत टिपिकल है, बच्चे फोकट की होशियारी मारेंगे, 12% की रेट है, 15 लाख पे 12 देना पड़ेगा, फिर क्रेडिट मिल जाएगा, ओ माइनस आई। यहाँ पे नहीं लगाना मेरे को ओ माइनस आई, ये कंपोजिशन वाला केस है, सीधा टर्नओवर का 1% दिया, काम खत्म करा, बीमारी खत्म। पांचवा है मिस्टर रघु अवेल सर्विस और मिस्टर राजा चार्टर्ड अकाउंटेंट। ठीक है, मैंने सर्विस खरीदी है, आईटीसी का क्वेश्चन है, खरीदने मतलब आईटीसी। चार्टर्ड अकाउंटेंट की सेवा खरीदी है, चार्टर्ड अकाउंटेंट की सेवा तो ब्लॉक क्रेडिट में नहीं आती है, बिल्कुल है। तो ऑडिट के लिए मैंने 55,000 फीस दी है, टैक्स ऑडिट करवाया है, उसकी 10,000 फीस है, और अपनी वाइफ का आईटीआर भरवाया 5,000, ये तो नहीं मिलेगा। पर्सनल यूज के लिए ली गई सेवा का तो क्रेडिट वैसे भी नहीं मिलता है। सब 18% जीएसटी लगता है सबके ऊपर। मेरे अकाउंटेंट ने 70,000 का खर्चा जीएसटी के साथ बुक कर दिया है, मेरे को आईटीसी बताना मेरा। अब मेरा आईटीसी कितना होगा, मेरे को साफ ही ऊपर ही बता पड़ गया। मैंने 3 सेवाएं ली है, पर मैं केवल आईटीसी इन 2 का ले सकता हूं, यानी कि इसके ऊपर 18 ले सकता हूं, 18 की रेट है ना, और इसका भी 18 ले सकता हूं, तो इन दोनों का 18% ले सकता हूं। वाइफ के जो 5,000 की फीस मैंने दी थी सीए को, उसका आईटीसी नहीं ले सकता, वो तो लेगा मेरे से जीएसटी, सीए ने तो लिया होगा 18% जीएसटी, पर वो मैं नहीं ले सकता, क्योंकि पर्सनल कंजम्पशन के लिए ली गई सेवाओं को आईटीसी नहीं ले सकते, ब्लॉक क्रेडिट में नाम आता है, आपको पता ही होगा। तो मैं जो क्रेडिट ले सकता हूं वो हो गया इसका 18, इसका 18 मिलाकर हो जाएगा, टोटल मिला के 55 का 18, इसका तो 18,000 हो गया, 18,000 के 1800 हो गया, और 55,000 का 18% 9900 हो गया, 10,700, यही है 10,700। ठीक है, तो 10,700 का क्रेडिट, 10,700 नहीं शायद 11 आ रहे होंगे,
हाँ 9 10 11 11,700 भी आंसर है। 11,700 का क्रेडिट मैं ले सकता हूँ। आगे चलते हैं 6th क्वेश्चन की तरफ। टीटी प्राइवेट लिमिटेड रजिस्टर्ड इन राजस्थान फर्निशेस फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फॉर द मंथ ऑफ जून। तो टीटी प्राइवेट लिमिटेड है मेरा नाम, जून महीने की जानकारी आपके सामने है। मैंने इंटर स्टेट सेल ऑफ गुड्स करा है 1.25 लाख रुपए का जेजे एंटरप्राइज हरियाणा को। इंटर स्टेट मतलब आईजीएसटी लगाना है। इंटर स्टेट परचेज करा है, आईजीएसटी का आई मिल जाएगा। तो ये तो बजाएगा बेटा मेरा आईजीएसटी का आउटपुट या आईजीएसटी का इनपुट। और इसके अलावा मैंने इंटर स्टेट परचेज भी करा है, तो सीजीएसटी का भी आई है, एसजीएसटी का भी आई है। रेट ऑफ जीएसटी 18 है, तो 18 का मतलब आईजीएसटी की रेट 18 लगा लूंगा और सीजीएसटी एसजीएसटी पे नॉनो चिप दूंगा। आपको जीएसटी पेबल इन कैश निकालना है, मतलब वो करना है मेरे को ओ माइनस आई। तो जीएसटी पेबल इन कैश का फॉर्मूला क्या होता है, ओ माइनस आई। तो पहले मैं अपना आउटपुट टैक्स निकाल लेता हूँ। आउटपुट टैक्स में क्या करा है मैंने, हरियाणा में 1.25 लाख का माल बेचा है ना, तो बेटा 1.25 लाख पर 18% आईजीएसटी मेरा ओ है, तो 1.25 लाख का 18% आएगा 22,520। कौन सा ओ है ये, आईजीएसटी का। और आई निकाल लेता हूं मैं। आई में मैंने तो एक इंटर स्टेट परचेज करा है, तो उसका आई कितना आएगा, 40,000 का करा है, 18% मतलब 7,200 का आई आईजीएसटी का आ रहा है। और इसके अलावा मैंने इंट्रा परचेज भी करा है, 65,000 का करा है। तो 65,000 पे 9 और 9 सीजीएसटी एसजीएसटी का ही आ जाएगा। 5850, तो 5850 का सीजीएसटी का आई आ जाएगा और 5850 का एसजीएसटी का आई आ जाएगा। तो फाइनली अगर मैं देखूं तो आईजीएसटी 22,520 है और आई की टोटल तो 22,520 से कम है, तो सभी कुछ माइनस कर दो यार, क्या है 22,520 में से 7,200 का क्रेडिट आईजीएसटी का लेस कर दो, सीजीएसटी का क्रेडिट भी आईजीएसटी के लिए काम आ सकता है तो वो भी लेस कर दो, एसजीएसटी का क्रेडिट भी काम आ सकता है तो वो भी लेस कर दो, सभी लेस हो जाएंगे। और फाइनली जो मेरा पेबल अमाउंट आ रहा है ये सब लेस कर कुराकर वो आ रहा है 3,600 रुपये का पेबल अमाउंट। और ये पे क्या करना है मेरे को, आईजीएसटी। तो मेरा आंसर है 3,600 आईजीएसटी पे करना है, ये आंसर सी। तो 3,600 का आईजीएसटी पे करना है 6 क्वेश्चन के अंदर। 7वां, प्रदीप ट्रेडर्स रजिस्टर्ड इन हरियाणा, हरियाणा का रजिस्टर्ड व्यापारी हूं, सोल्ड गुड्स फॉर 2,05,000 टू बलराम प्राइवेट लिमिटेड। 2,05,000 का माल टिकाया बलराम को उत्तर प्रदेश। मैं हरियाणा का हूं, वो यूपी का है, तो आईजीएसटी की बात चल रही है, 5% लगेगा इस गुड्स पर आईजीएसटी। एज पर द टर्म्स ऑफ सेल कॉन्ट्रैक्ट प्रदीप ट्रेडर हैज टू डिलीवर द गुड्स एट द फैक्ट्री ऑफ बलराम प्राइवेट लिमिटेड। तो बलराम प्राइवेट लिमिटेड तक डिलीवर करना है मेरे को गुड्स, तो यानी कि डिलीवरी की जिम्मेदारी मेरी है, ठीक बात है। फॉर दिस पर्पज प्रदीप ट्रेडर है चार्ज फ्रेट ऑफ 2400, तो 2400 भाड़े के भी ले लिए, ठीक है। मतलब कि 2.5 लाख प्लस 2,05,000 प्लस 2400, मतलब कि मैं उसे टोटल ले रहा हूं 2,07,400 रुपए, ठीक है। तो 2,07,400 रुपए मैंने उससे ले लिए हैं। जो फ्रेट का जीएसटी का रेट है वैसे वो 12% है, ठीक बात है। व्हाट वुड बी द नेट जीएसटी लायबिलिटी टू बी पेड इन द कैश अज्यूमिंग दैट द अमाउंट आर गिवन एक्सक्लूड जीएसटी। तो मेरे को जीएसटी कितना देना है, अब यार बेटा सीधा है, तो वही है, आई तो कुछ है नहीं। अब देखो मैंने क्या दिमाग लगाया होगा, देखो बच्चे क्या करेंगे सबसे पहले, देखो मैं क्या बोलूंगा, 2,05,000 का गुड्स बेचा तो उसके ऊपर तो 5% जीएसटी दे देंगे, और ये जो 2,400 रुपये उसके ऊपर 12% दे देंगे। पर टेक्निकली बेटा आपको याद हो तो वैल्यू ऑफ सप्लाई में मैंने आपको कहा था कि अगर मैं कोई भी पैसा चार्ज करता हूं इंसिडेंटल एक्सपेंसेस का, तो उसको वैल्यू ऑफ गुड्स में ही जोड़ते हैं, वैल्यू ऑफ सप्लाई में ही जोड़ते हैं। तो अभी देखा जाए तो मैं क्या, भाड़े का काम मेरा थोड़ी ना है, मैं तो गुड्स बेचने का काम है। अब क्योंकि इराक ने मेरे को बोला कि डिलीवरी उसके घर तक देनी है, तो ऑब्वियसली मैंने उससे फिर थोड़े पैसे ज्यादा ले लिए, 2,05,000 के साथ 2,400 और ले लिए, क्योंकि मेरा ट्रांसपोर्टेशन भी था। तो वो इंसिडेंटल एक्सपेंसेस है, इंसिडेंटल एक्सपेंसेस को गुड्स की ही वैल्यू में जोड़ेंगे, तो अल्टीमेटली जो वैल्यू है वो केवल गुड्स की वैल्यू में ही ये 2,400 जोड़ेंगे। अलग से कोई सेवा नहीं दे रहा हूं मैं इसको कि उसके ऊपर 12 दे दूंगा और 2,5 में मैं 5 दे दूंगा। तो मेरे को जो देना है वो देना है 2,07,400 मेरे गुड्स की वैल्यू है,
और इस 2,07,400 के ऊपर मेरे को 5% जीएसटी देना है। तो बस मेरा टारगेट है, बस इतना सा देना है। तो आंसर आएगा 2,05,400 का 5%, दैट इज है 10,370। ये आंसर है वैसे इसका। आईजीएसटी देना है 10,370 का। दम बात। बच्चे क्या करेंगे, गुड्स के ऊपर आईजीएसटी दे देंगे या फिर सीजीएसटी दे देंगे, कुछ भी है। ऑप्शन तो बहुत सारे दे दिए उन्होंने, तो ये कुछ भी कर सकते हैं, आपको पता ही है, तो करते रहेंगे। आंसर 10,370 है। आगे, प्रेम एंड सन्स हैज टेकन जीएसटी रजिस्ट्रेशन 1 जनवरी, ठीक है, बट फेल टू फर्निश जीएसटी रिटर्न फॉर नेक्स्ट 6 मंथ। तो कैंसिलेशन का केस है, लगातार 6 महीने से रिटर्न नहीं भर रहा हूं तो कैंसिलेशन हो जाएगा। ओइंग टू दिस प्रॉपर ऑफिसर कैंसल्ड इट्स रजिस्ट्रेशन ऑन 25 जुलाई, रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया, एंड सर्व द ऑर्डर ऑफ कैंसिलेशन 31 जुलाई। 25 जुलाई को डेट ऑफ कैंसिलेशन और ऑर्डर सर्व हुआ मेरे को 31 जुलाई को। अब मैं रिवोकेशन की एप्लीकेशन देना चाहता हूं, बिल्कुल रिवोकेशन की एप्लीकेशन दे सकता हूं मैं। क्या डेट है, अच्छा एप्लीकेशन फाइल कब कर सकता हूं, याद करो मैंने बताया था आपको बेटा, रिवोकेशन की एप्लीकेशन फाइल करते विद इन 30 डेज। कब से 30 डेज, डेट ऑफ सर्विंग ऑफ कैंसिलेशन का ऑर्डर। तो यानी यहां पे जो मेरे को 30 दिन गिनने ना बेटा, वो 31 जुलाई से गिनने हैं। तो 31 जुलाई के बाद 30 दिन के अंदर अंदर मेरे को देनी है। तो 31 जुलाई के बाद अगर मैं 30 दिन आगे बढ़ूंगा तो 30 अगस्त आ जाएगी कि 29 अगस्त आ जाएगी, 30 अगस्त आ जाएगी ना, 1 अगस्त से चालू करेंगे ना, तो 30 अगस्त आ जाएगी। ये ऑप्शन है 30 दिन के अंदर। तो 30 अगस्त तक मेरे को अप्लाई करना है रिवोकेशन के लिए। तो सिंपल है, वो डेट वेट का आप देख लो कि क्वेश्चन आया हुआ है, तो आपको ध्यान रखना है। XX रजिस्टर्ड इन दिल्ली, परचेज बुक्स फ्रॉम पीसी ट्रेडर, मैंने किताबें खरीदी, ठीक है। रजिस्टर्ड इन उत्तर प्रदेश, यूपी का व्यापारी हूं, बुक्स एग्जाम्प्ट है जीएसटी से, ठीक है, तो एग्जाम्प्ट चीज खरीदी है। XX अरेंज द ट्रांसपोर्ट ऑफ दीज बुक्स, तो ट्रांसपोर्टेशन मैंने अपने हिसाब से करा है, मैं खरीद रहा हूं, मैं खुद ट्रांसपोर्टेशन अरेंज कर रहा हूं, पूरा दिमाग में रखना। तो जीटीए से मैंने सेवा ली, अच्छा, तो बुक्स खरीदी दुकानदार से, फिर ट्रांसपोर्ट वाले से बात करी और उसको फ्रेट दिया 9,000 का, जीएसटी उस पर 5% लगता है। तो 5% वाले जीटीए से मैंने सेवा खरीदी है, 5% वाले जीटीए से सेवा खरीदी है, और मैं रजिस्टर्ड पर्सन हूं, तो मेरे को याद आ गया कि रिवर्स चार्ज लगने वाला है सेवा के ऊपर। कौन सा स्टेटमेंट सही है, तो देखो 9,000 पे 5% जीएसटी देना पड़ेगा, ये तो तय है 450, और वो जीएसटी मुझे ही देना है। तो क्या आंसर लग रहा है मेरे को सही, जीएसटी ऑफ 450 इज पेबल बाय XX ऑन रिवर्स चार्ज, पहला आंसर ही सही है। तो आंसर है फर्स्ट वाला, जीएसटी मेरे को देना है, मतलब रिसिपेंट को देना है, रिवर्स चार्ज बेसिस पे देना है, आपको याद होगा अच्छी तरह से। 10वां लास्ट है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लास्ट है 10वां। कलीम एंड एसोसिएट मेड एन एप्लीकेशन फॉर कैंसिलेशन ऑफ जीएसटी रजिस्ट्रेशन इन द मंथ ऑफ मार्च, कैंसिलेशन करवा लिया मैंने खुद ने ड्यू टू क्लोजर ऑफ बिजनेस, सेल्फ कैंसिलेशन था वॉलंटरीली, दुकानदारी बंद हो गई थी, रजिस्ट्रेशन कैंसिल करवा लिया। इट्स एप्लीकेशन फॉर कैंसिलेशन ऑफ जीएसटी रजिस्ट्रेशन वाज अप्रूव्ड ऑन 14 सितंबर, अप्रूव्ड हो गई 14 सितंबर के दिन। इन द गिवन केस कलीम एंड एसोसिएट इज रिक्वायर्ड टू फाइल, इन द गिवन केस कलीम एंड एसोसिएट इज रिक्वायर्ड टू फाइल फाइनल रिटर्न ऑन बिफोर 13 दिसंबर, not required to file final return, required to file final return on or before 30 सितंबर, required to file final return on or before 14 दिसंबर। याद है मेरे को, कैंसिलेशन के बाद फाइनल रिटर्न भरते तो हैं। रिटर्न वाले चैप्टर मैंने आपको बताया था कि फाइनल रिटर्न भरा जाता है कैंसिलेशन के बाद, कैंसिलेशन के बाद भरना होता है, कब तक भरना होता है, विद इन 3 मंथ भरना होता है, डेट ऑफ कैंसिलेशन या ऑर्डर ऑफ कैंसिलेशन विच एवर इज लेटर। तो यहां पे मेरे सामने डेट ऑफ कैंसिलेशन गिवन है 14 सितंबर, एक ही डेट है, तो इसके 3 महीने के अंदर अंदर मेरे को भरना है फाइनल रिटर्न। तो 14 सितंबर से 3 महीने आगे बढ़ता हूं मैं, तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, तो मेरे को आंसर है ये वाला डी, मेरे को फाइनल रिटर्न भरना है 14 दिसंबर तक, ये डी आंसर है इसका। आपको याद होगा फाइनल रिटर्न भरना होता है विद इन 3 मंथ, कैंसिलेशन के बाद ही भरना होता है फाइनल रिटर्न, तो ध्यान रखना है अच्छी तरह से। आपका 10वें क्वेश्चन का आंसर, दैट्स इट। तो ये खत्म होता है आपके सामने ऑब्जेक्टिव जो दिए हुए जीएसटी के अंदर। इसके अंदर अगर आपने देखा हो तो अपोर्शनमेंट ऑफ क्रेडिट का एक भी, अपोर्शनमेंट ऑफ क्रेडिट का बेटा एक भी क्वेश्चन नहीं था, और इसी तरह से ई वे बिल का भी एक भी क्वेश्चन नहीं है। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के अंदर तो ई वे बिल और अपोर्शनमेंट का एक भी क्वेश्चन नहीं आया है, और आगे जो क्वेश्चन मैंने देखे हैं उसके अंदर भी अपोर्शनमेंट का कोई क्वेश्चन मेरे को ज्यादा दमदार लग नहीं रहा है। तो नॉर्मली देखा जाए तो ठीक ठाक क्वेश्चन है, कोई ज्यादा इसके अंदर ऑब्जेक्टिव में तो कोई दम मेरे को लगा नहीं है। तो आप ट्राई करें, और सब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए मैंने बोल ही दिया, आपको खुद ही करने हैं, सारे आंसर गिवन है क्वेश्चन के अंदर।
आंसर क्या आपको टैली करना है और कोई डाउट हो तो आपको मेरे से पूछना है। तो ये आरटीपी के बेटा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को मैंने आपको सॉल्व करवा दिया है, आराम से आप पढ़ें और इसको सॉल्व करें। थैंक यू वेरी मच।